बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में शनिवार सुबह मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की जनता जनार्दन के प्रबल समर्थन और आशीर्वाद से 4 जून को लोकसभा चुनाव के अलग अलग चरणों में हुए मतदान का फैसला आएगा तो एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बननी तय है। जनता ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के चुनाव में आज देश की 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की 13 सीटों महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और मिर्जापुर पर वोट डाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों ने 10 सालों में बदलते हुए भारत को और पिछले 7 सालों में डबल सरकार की इंजन नए उत्तर प्रदेश का दर्शन किया है। यहाँ युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के लिए, हर तबके के लोगों के लिए सुरक्षा, सम्मान और विकास की भावना से जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, उससे जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलना तय है। लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और बीजेपी के 400 पार के नारे पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जितना नारा लगाना है लगा लो, 400 का लगा लो या 600 का लगा लो, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। राज खुल चुका है, करीब 4 तारीख को इसकी पुष्टि हो जाएगी। 4 तारीख के पहले किसी को कुछ कहना व्यर्थ है। आखिरी चरण के चुनाव पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इस बार का रिजल्ट इंडिया ब्लॉक के फेवर में होगा। बंगाल में ममता के 0 पर आउट होने के सवाल पर जवाब देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता गेम चेंजर साबित होंगी। साथ ही कहा कि एनडीए महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, रुपए की कीमत गिर गई है, इस पर बात नहीं करते हैं। किसानों के लिए जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, सरकार की सारी गारंटी फेल हो गई है। नई गारंटी लेकर आए हैं जिस पर आज कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी विश्वसनीयता खो चुकी है। आखिरी मौका है, जितना नारा लगाना लगाने, 400 लगाने, 600 लगाने, अब तो ये सब बात करने का कोई फायदा ही नहीं ना। राज खुल चुका है करीब और 4 तारीख को इसकी पुष्टि हो जाएगी। 4 तारीख के पहले किसी का कुछ कहना अभी तो व्यर्थ है या फ्रस्ट्रेशन की निशानी है बहुत लोगों के लिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं इस मामले पे अब कुछ नहीं कह सकता हूँ। आज चुनाव प्रचार की आखिरी शाम थी, इस बार ख़त्म करके मैं भी कलकत्ता से आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग जगह जगह से आज करके आ रहे हैं, क्योंकि मेरा वोट पटना में है और मैं हर साल हमेशा जब ज़रूरत होती है वोट देने आता हूँ और पटना ज़रूर आता हूँ। तो अभी आपके सामने गया था, चुनाव प्रचार खत्म करके सिर्फ पटना आया हूँ अपना वोट डालने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। हर किसी को वोट डालना चाहिए और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में मैं सामने हूँ यहाँ पे। अब खबर मध्य प्रदेश के बरछा गांव से है, जहां पंचायत के लोग इन दिनों पानी के लिए परेशान हैं। गांव के हैंडपंपों ने पानी देना बंद कर दिया है। पंचायत एक बोर से पूरे गांव में पानी की सप्लाई हो रही है। अलग अलग बस्ती के लोगों को 4 दिन में एक बार पानी मिल रहा है, इसलिए गांव के लोग 1 या 2 किलोमीटर दूर स्थित खेतों से पानी का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण समय से अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं और आर्थिक नुकसान के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी झेल रहे हैं। इस समय भीषण गर्मी का दौर जारी है और 46 डिग्री तापमान में भी लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। झुलसा देने वाली इस धूप में गांव की महिलाएं, पुरुष पानी की तलाश में भटकते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बरछा गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पूरे गांव में एक बोर से पानी की सप्लाई हो रही है। अलग अलग बस्ती में अलग अलग दिनों में पानी आता है। ऐसे में 3 से 4 दिन में एक बार नंबर आता है। कई दिनों में पानी के लिए खेतों से लगे बोर और कुओं से पानी लाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि पानी की समस्या से न केवल इंसान परेशान है, बल्कि जानवर भी परेशान है।
अब खबर यूपी के रायबरेली से, जहां भीषण गर्मी के बीच स्ट्रांग रूम में तैनात दरोगा की मौत हो गई। स्ट्रांग रूम में दरोगा की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरोगा की मौत से जिले का पुलिस महकमा भी गमगीन है। फिलहाल मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। जानकारी के मुताबिक भदोही जनपद के मूल निवासी 58 वर्षीय दरोगा हरिशंकर सिंह की यहां के एरिया थाना में तैनाती थी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में संपन्न चुनावों के दौरान ही रायबरेली में भी मतदान हुआ था। मतदान के बाद यहां गोरा बाजार स्थित ITI परिसर में EVM के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इसी स्ट्रांग रूम में दरोगा हरिशंकर की तैनाती थी। दोपहर तेज धूप और गर्मी के चलते रायबरेली का पारा अचानक बढ़ा तो दरोगा ने साथियों से उलझन की शिकायत की। साथ ही कुछ उपाय करते उससे पहले ही उनकी तबियत और ज्यादा बिगड़ने लगी। दरोगा की हालत को देखते हुए उन्हें आनंद फालन में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दरोगा हरिशंकर पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, जिसकी नियमित रूप से दवा भी चल रही थी। फिलहाल दरोगा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के बाद ही उनकी मौत का सही कारणों का पता चल पाएगा। उसकी ड्यूटी स्ट्रांग रूम में लगी हुई थी और उनका नाम था हरिशंकर, जो कि 58 साल मेल है। वहाँ पे उनको एक बार की ये हुआ कि सांस लेने में दिक्कत होने स्टार्ट हो गई और सीने में दर्द हुआ, तो उसको फिर सब लोग उनको लेकर जिला अस्पताल लेके यहाँ पे आए। जब यहाँ ले आया गया फिर उनका इलाज स्टार्ट किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी दुखद निधन हो चुका है। अच्छा, मौत का क्या कारण रहा? हाँ, क्या कारण रहा है? कारण यही रहा कि ये पहले से ही मतलब मायोकार्डियल इंफेक्शन मतलब हार्ट अटैक के मरीज थे। ये गर्मी होने की वजह से ये हुआ कि ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने से तो सांस लेने में दिक्कत स्टार्ट हो गई और तुरंत वहाँ पे दवाई न होने के कारण उनको ये। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां उटीला इलाके के आदिवासीपुरा और पास के गांव में सीआर ने शुक्रवार रात ग्रामीणों पर हमला कर दिया। आदिवासीपुरा के घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर सीआर ने हमला बोला। बच्चों को बचाने आए लोगों पर भी सीआर ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने सीआर को चारों तरफ से घेरकर डंडों से पीट कर मार डाला। आपको बता दें कि सीआर के हमले में 5 वर्षीय सोनू, 4 साल की सुनैना और इसके अलावा 2 मासूम बच्चे भावना और देव को गंभीर चोटें आई हैं। पंजा लगने से देव के गाल का मांस निकल गया है, वहीं तो सुनैना के गाल और कई हिस्सों पर गहरे जख्म हैं। SDOP संतोष कुमार ने बताया कि मौके पर पहुंचे उटीला थाना प्रभारी शिवम राजावत ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान से कुछ घंटे पहले वायरल हुई ऑडियो ने भूचाल मचा दिया है। इस वायरल ऑडियो के बारे में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत सिंह महेंद्र सिंह सिद्धू को पता लगा तो उनके द्वारा इस संबंधी तुरंत चुनाव कमीशन और SSP भटिंडा को शिकायत दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेसी उम्मीदवार और पूर्व विधायक जीत महेंद्र सिंह सिद्धू ने कहा कि हमें विरोधियों द्वारा एक साजिश के तहत मेरी आवाज बताकर ऑडियो वायरल की गई है। उन्होंने कहा कि ये सब विरोधियों की चाल है। अपनी हार को देखते हुए विरोधी ऐसी साजिश कर रहे हैं जिससे लोगों को भ्रमित किया जा सके। बठिंडे शहर सीगा ते उत्थे मैनूं एक ऑडियो क्लिप किसी ने फॉरवर्ड की थी ते जदों मैं ऑडियो क्लिप देखी मैं बड़ा शौक होया ते अखीर च मैनूं जदों क्लिप खत्म हुंदी है उहदे च क्लीयर हो गया कि यह झाड़ू वालियां ने ये बहुत बड़ा इन्होंने यह शरारत की है। मेरी आवाज़ बन के किसी ने अपील की है लोगों को कि भी बादल नूं हराउण वास्ते तुसीं ऐ करो, क्योंकि जीत महेंद्र की पोजीशन मैं अपने आप को कह रहा कि मेरी पोजीशन कमजोर है थोड़ी जी, इस करके मुख मकसद साडा यह है कि बादल नूं हराउणा, इस करके तुसीं झाड़ू फेर दिओ। सो मैं तुहानूं पहला सुना दियां फिर तुहानूं सारी गल क्लीयर होगी। और सुनियो जी। दोस्तों, मैं तुहाडा अपना जीत महेंद्र सिद्धू। वोटां आ रहीआं ने 1 जून नूं, वोटां पाउण जरूर जाइओ। बादलों ने पंजाब नूं बहुत लुੱਟ सुੱਟ लिया ते इन्हां चोणां विच बीबी जी नूं हरा के इस परिवार नूं घरे बिठाउणा है। सारे कांग्रेस समर्थकां नूं मेरी बेनती है कि अपनी हालत इन्हां चोणां विच थोड़ी कमजोर है, सो इस बार जो भी बादलों नूं हरा रिहा होवे उसे नूं वोट पाओ, झाड़ू चला के आओ। सत श्री अकाल।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पर भिंड का प्रशासनिक अमला हरकत में आया है और खनन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत भिंड में रेत की खदानों पर प्रशासनिक अमले के द्वारा छापामार कार्रवाई कर रेत माफियाओं द्वारा नदी से निकाले गए अवैध रेत के ढेर और माफियाओं द्वारा बनाए गए रास्ते को जेसीबी मशीन के नष्ट कर दिया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जो अवैध रेत उत्खनन में माफिया संलग्न है, उन रेत माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए जिस रास्ते से वो अवैध रेत का परिवहन करते हैं, उन रास्तों को आज नष्ट किया गया, जिसमें राजस्व दल था महगांव माइन क्षेत्र का। और इसके साथ साथ नदी किनारे, सिंध नदी के किनारे जो अवैध रेत के ढेर थे, भंडार किए गए थे माफियाओं द्वारा, उनको विनिष्टीकरण करते हुए नदी में मिला दिया गया। आज की ये कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा की गई। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से, जहां बदरवास थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंगाखेड़ी में बीती शाम जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 7 लोगों ने एक दूसरे किसान पर हमला कर दिया, जिसमें 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें शिवपुरी जिला अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। और इलाज के दौरान एक किसान की उदयभान यादव नाम के किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सिंगाखेड़ी गांव का रहने वाला उदयभान यादव लंबे समय से जमीन बटाई पर लेकर खेती करता आ रहा था, लेकिन इस बार पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उस पर खेती करना चाह रहे थे, लेकिन उदयभान ने देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज तीनों भाइयों ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर लाठी से हमला कर दिया। उदयभान को बचाने आए उसके भतीजे के साथ भी सभी ने मिलकर मारपीट की। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उदयभान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मामले में पुलिस ने 7 हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके बाद में वो तना खेतपुर में झगड़ो चल रहा हो, तो वो बातचीत हो रही थी। वो बातचीत में यान के बिन्ने सबरन ने यान का डंडा दे चालू कर दो। कौन लोग थे जिस लड़ाई हुई? जी थी महेश, रामपाल, शिवराज और जीतू और लल्लू। तो ये सब गांव के ही हैं आपके? हाँ, गांव के ये भी सब यादव ही हैं? हाँ, यादव ही है। लड़ाई तो खेतपुर हो रही थी, एक पूरे चर्चा हो रही थी वहाँ पूरे बयान के बाद बहुत देर लगी। बिन अकेली ये थी भी, और जो है तो जाम दे दे, वहाँ में दे दे, हमारे करी तो ना तो भी दे दा। मुंबई से दिल्ली रेल मार्ग पर झालावाड़ रोड स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे में आग लग गई। इसके चलते भवानी मंडी कोटा के बीच रेल यातायात भी ठप हो गया। इससे कई एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियां विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी कर दी गई। रेलवे विभाग के कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने की कोशिश की गई और फायर ब्रिगेड को फोन कर कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। आग किस वजह से लगी है यह अभी पता नहीं चल पाया। रेलवे विभाग के आला अधिकारियों ने मामले में जांच शुरू कर दी है। शहर में फायर एनओसी को लेकर एक बार फिर प्रशासन सख्त हुआ है। राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के आला अधिकारियों ने शुक्रवार रात को विशाल मेगा मार्ट पर फायर सेफ्टी चेकिंग की, तो कई कमियां सामने आई। एसडीएम के निर्देश पर मार्ट को सील करने की कार्रवाई की गई है। राज्य शासन के निर्देश पर फायर सेफ्टी चेकिंग अभियान के अंतर्गत एसडीएम एलएन गर्ग के नेतृत्व में शुक्रवार रात में विशाल मेगा मार्ट का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी और आग बुझाने के उपकरण के मापदंडों को चेक कर फायर ऑडिट की कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर देखा कि मार्ट में फायर उपकरण बंद है, तो वहीं मार्ट के पास फायर एनओसी भी नहीं मिली। मॉल में एग्जिट गेट जिसकी चाबी कार्रवाई होने तक नहीं मिल पाई। इसके अलावा कर्मचारियों को भी फायर से बचाव की ट्रेनिंग नहीं दी गई। एसडीएम गर्ग ने बताया कि विशाल मेगा मार्ट कमर्शियल रूप से संचालित है, इसके ऊपर रेजिडेंशियल भी है। खुदा ना खास्ता अगर कोई दुर्घटना होती है और भगदड़ मचती है तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। मौके पर फायर अलार्म सिस्टम भी बंद मिला। इन सभी कमियों को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल अस्थायी तौर पर विशाल मेगा मार्ट को सील कर दिया है। जैसा कि नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश हैं कि यहाँ भी पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, ऐसे सभी स्थान किए जाए और उनमें फायर सेफ्टी अलार्म के मापदंड जो हैं उनको पैमाने पर जो खड़े नहीं करते उन पर कार्रवाई की जाए। इसी मापदंड में कलेक्टर महोदय ने एक टीम बनाई है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन विभाग की टीम भी संयुक्त रूप से मौके पर उपस्थित हुई। और इसी तारतम्य में हम पूरा अमला की विशाल मेगा मार्ट जो है ये कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए। इसमें हमने देखा कि 30+1 का तो कॉमर्शियल रूप से संचालित है और उसके ऊपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो इसमें किसी वक्त हादसे की संभावना भी होती है, तो पब्लिक गैदरिंग होती है। तो बिजनौर के नेहटोर इलाके में शुक्रवार की रात गोली मारकर शिक्षा मित्र की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया।
घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाए। हत्या क्यों की गई, किसने की, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल ने बताया कि थाना नेटौर के सलेमपुर गांव में शिक्षा मित्र रानू रहता है। शुक्रवार की रात रानू दूसरे कमरे में सोया था, जबकि परिवार के दूसरे लोग दूसरी जगह पे सोए थे। इस दौरान रात करीब 1 बजे अज्ञात बदमाश घर में घुस गए। उन्होंने रानू को गोली मार दी। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर परिवार के दूसरे लोग भी जाग गए और रानू को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 1 बजे अपने कमरे में सो रहा था। इसके पापा, क्या नाम है इसका? ये रानू मास्टर, शिक्षा मित्र। अच्छा। हाँ, ये शिक्षा मित्र रानू मास्टर, ये अपने घर पे ही अंदर कमरे में सो रहे थे और इनके पापा बरामदे में, हाँ, वहीं पर अपना जो है। तो क्या हुआ इनके साथ? ये किसी ने, कोई आया, लड़का जो है पतला लंबा था, जो इसकी मम्मी बता रही हैं, और वो गोली मार के तुम 1 बजे अपने कमरे में सो रहे। अवगत कराना है कि कल देर रात्रि में ग्राम सलेमपुरा थाना नेटौर में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को उपचार हेतु हॉस्पिटल में भेजा गया। घायल का नाम रानू था, जिसकी उपचार के दौरान आज मृत्यु हो गई है। डॉक्टर से बात करने पर उसके लेफ्ट साइड में पेट के पास गोली लगी है और जिसमें ब्लैकिंग भी है। मृतक के और उनके फादर के दोनों के हैंड वॉश ले लिया गया है। सस्पेक्टेड गनशॉट लग रहा है, इसमें विस्तृत जांच। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के जमालपुर में रेलवे ट्रैक के पास गोवंश के अवशेष मिले हैं। घटना की सूचना मिलने पर भारी मात्रा में हिंदूवादी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर पुलिस बल, थाना अध्यक्ष क्वारसी और थाना अध्यक्ष सिविल लाइन मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामला शांत कराया। इस दौरान मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। घटना के बाद हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को एक लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई है। अभी ये जो महेशपुर से जाने वाला रास्ता है जमालपुर, यहाँ एक गाय कटने की घटना घटित हुई है। थाना क्वारसी के अंतर्गत ये घटना है। एसपी सिटी और एसएसपी को इस संबंध में बताया गया है। कार्रवाई हुई है। ये जांच की जा रही है कि यहाँ जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उसके माध्यम से भी मदद ली जा रही है। पता लगाया जाएगा ये घटना किसके द्वारा। आज थाना क्वारसी क्षेत्र के अलबरका स्कूल एवं रेलवे लाइन के सामने गौपशी की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आसपास के सभी सीसीटीवी को खंगालने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज आजादी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोपाल महापौर आलोक शर्मा और निगम कमिश्नर विजय दत्ता ने पुराने भोपाल स्थित भोपाल गेट पहुंचकर विलीनीकरण के लिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ध्वजारोपण किया। भोपाल रियासत का आज के ही दिन यानी कि 1 जून 1949 को भारतीय संघ में विलय हुआ था। महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। पूरा देश आजादी का तराना गा रहा था। पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। मिठाइयां बांटी जा रही थी। लोग एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दे रहे थे। लेकिन भोपाल 15 अगस्त 1947 तक आजाद नहीं हुआ था। भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्ला खान नहीं चाहते थे कि भोपाल रियासत आजाद भारत का अभिन्न अंग बने। नवाब अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसके विरोध में भोपाल के नौजवानों ने इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया और भोपाल में नवाब की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। नौजवानों का सत्याग्रह 22 महीनों तक चला। आज भोपाल वासियों के लिए बड़ा खुशी का और बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। इसके लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई और तत्कालीन नौजवानों ने एक विलीनीकरण का आंदोलन चलाया। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला नहीं चाहते थे कि भोपाल स्वतंत्र भारत का हिस्सा बने। वे चाहते थे कि भोपाल पाकिस्तान के अंदर शामिल हो। मध्य प्रदेश के कटनी के थाने एनकेजे में देर रात कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने घंटों थाने में मौजूद सभी दस्तावेजों की जांच की और दिशा निर्देश दिए। वहीं कई दिनों से एनकेजे थाने से 3 आरोपियों के भागने की खबर भी सुर्खियों में है। उस मामले में कटनी
एसपी अभिजीत रंजन ने जांच की। आरोपियों को भागने के सवाल पर जवाब देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बताया कि इस मामले में एडिशनल एसपी और सीएसपी जांच कर रहे हैं और जल्द ही मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। और जहाँ तक विभागीय कार्रवाई और विभाग के द्वारा जो एक प्रक्रिया है उसको संस्थापित करने की, उसमें हमें काम करने की अगर जहाँ तक बात करें तो हमने हमारे माइक 2 को एडिशनल एसपी को इसकी जांच सौंपी है। एडिशनल एसपी ने इसकी जो भी थाने से संबंधित जो भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसको कलेक्ट कर लिया है। उसका विश्लेषण वो लगातार कर रहे हैं और बहुत ही जल्द उसके निष्कर्ष पर भी वो पहुँच जाएंगे। तो फिर मुझे रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट में जो भी स्थिति आएगी, जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे, उसके मुताबिक हम कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।